जंग में कूद गया ब्रिटेन। जी हां, जहां शांति होनी चाहिए, जहां मुट्ठी भर लोगों को खत्म करने के लिए अमेरिका का काफी होना चाहिए, अमेरिका के इशारे पर लाल सागर और यमन में एक्टिव हुआ बरतानिया, और बरतानिया ने अमेरिका के इशारे पर उसके नक्शे कदम पर चलते हुए खुद भी कर दी है यमन के हूथीज पर खतरनाक बमबारी। हजरात मोहतरम, सिर्फ बमबारी ही नहीं, बड़ी तबाही यमन में मचाई है बरतानिया ने, जिसके बाद हूथीज ने खुली धमकी दी है कि हम अब बरतानिया को भी निशाना बनाएंगे। इसके अलावा यमन के हूथीज ने यह भी जानकारी दी है कि हमने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर कई सारे ड्रोन हमले किए हैं। उधर में दोस्तों ईरान पर इल्जाम लगा है, इजराइल में जो आग लगी है उसका इल्जाम सीधा ईरान पर लग गया है। लेकिन दोस्तों ऊपर वाले की लाठी ऐसी चली, घंटों बीत चुके हैं, लेकिन तस्वीर ऐसी आ रही है कि इजराइल क्या, इजराइल के साथी कांप रहे हैं। इजराइल के अंदर जो खतरनाक आग लगी उसके ताज़ा मंजर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। יש פה מישהו! אני לא רוצה להגיד שזה מזכיר לי את השביעי באוקטובר, אבל זה 232. מישהו יש פה? חבר'ה, לפרוק תעלות! אולי מישהו בבריחה נפל לתעלה! יש פה מישהו? סריקה! והרכבים של התעופה שיעלו על ציר 38 לכיוון כביש 1 עם התותחים החזקים שלהם. खुलासा हो गया है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। खुलासा हो गया है कि इजराइल में आग कैसे लगी। आग ऐसे लगी, फिलिस्तीनियों के इलाकों में पिछले 2 साल से लगातार इजराइल के सेटलर इसी तरह से आग लगाते हैं। आग इस बार भी लगाई थी। कल इसी तरह से इजराइल के आतंकवादियों ने, भारत के उन लोगों को मैं संबोधित कर रहा हूं जो भारत के मुसलमानों के घरों को तोड़ रहे हैं, मस्जिदों को तोड़ रहे हैं। बता दूं कि नंबर आपका भी आएगा। जुल्म जब इंतहा पार कर जाता है तो आप जिसके भी मानने वाले हैं वो लाठी चलाते हैं और उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। खुलासा ये हुआ कि इस बार भी कल इजराइल के सेटलर्स ने फिलिस्तीनियों के घरों में आग लगाई, और वो आग ऐसी लग गई कि वो आग बढ़ती चली गई, फैलती चली गई, और फिर पूरा इजराइल जल उठा। देखिए। רגע, זה מצלם? זה מצלם. יואו, קודם כל שלושת האמבולנסים לקחו. שלושתם היו חנו פה רגע. איך שזה יתפשט הם לא אמרו. וואי. תראה אחי, מפעלים. תמשיך המנגנון.
Vay vay vay. इजराइल अपना इंडिपेंडेंस डे सालाना तौर से मनाता है। ऐसे में इजराइल की इतनी बड़ी लंका लगी कि इजराइल की गवर्नमेंट ने सारे अपने प्रोग्राम्स को रद्द कर दिए हैं। जो वो इंडिपेंडेंस डे जितने भी उस प्रकार के प्रोग्राम उस दिन करता है सब रद्द कर दिए हैं। स्टेट इमरजेंसी घोषित किया जा चुका है। इसके बावजूद इजराइल को नहीं आ रही है अकल। अभी भी लगभग आधे से ज़्यादा इजरायलियों का मानना यह है कि इजराइल के अंदर से जो अरब के लोग हैं उनको निकाल देना चाहिए। तुर्की की गद्दारी अब जग जाहिर है। अजरबैजान के लिए खुद पहुंचने वाले हैं, अजरबैजान पहुंचने वाले हैं नेतन्याहू, जिसके लिए रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्की का एयर स्पेस ऑफर कर दिया है नेतन्याहू को कि आप अपने जहाज को हमारे एयर स्पेस से ले जा सकते हैं। ये है आपका पसंदीदा और हमारा एक वक्त का पसंदीदा एर्दोगान। मेरे दोस्तों, लॉयर बता रहे हैं अब, जी हाँ, वकील बता रहे हैं कि इजराइल की जेल में फिलिस्तीनियों को टॉर्चर किया जा रहा है, फिलिस्तीनियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। لكن حتى في تفاصيل اني انا لا اتجرأ ان احكيها كانسان، يعني اخجل من نفسي اذا بدي اتجرأ يوم من الايام اني احكيها. حتى مع نفسي ما بحاول افكر واتذكر هاي التفاصيل اللي روالي اياها محمد عن كيف تتم عمليات الاغتصاب. يعني اعتقدت انه طب سمعت للاغتصاب، طب محمد ممكن تشرح لي انا كيف الاغتصاب بيتم؟ فمش سهل كان محمد انه يشرح لي، نعرف كيف عمليات الاغتصاب بتصير، ولكن ما كنت اتوقع انه वसाइल खारिजियत तकून ही الأداة। इजराइल में जो आग फैली, बता दूं कि फिलिस्तीन अथॉरिटी ने मदद का हाथ बढ़ाया है और कहा है कि हम अगर इजराइल अलाउ करे तो इस आग को बुझाने में मदद कर सकते हैं। जॉर्डन और अमेरिका बात कर रहे हैं कि जॉर्डन के अंदर वो फिलिस्तीनी जो इजराइल ने वांटेड घोषित किए हुए हैं, उन फिलिस्तीनियों को जॉर्डन ने जो पनाह दी है, जॉर्डन खुद अपने हाथों से उन फिलिस्तीनियों को इजराइल के हवाले कर दे। ठीक इसी तरह से दोस्तों, गाजा का भी हाल बुरा है। पहले तूफान, बाढ़ और अब फिर से रेतीला तूफान गाजा में। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। उधर 60 दिन से गजा के अंदर कोई भी मदद नहीं पहुंची है। खाना, पानी, किसी भी तरह की मेडिकल हेल्प नहीं पहुंची है। ब्रिटेन के अखबार ने भी, तस्वीर देखिए, ब्रिटेन के अखबार ने भी लिख दिया है कि गाजा के अंदर जो बच्चे हैं वो भूखे हैं। फिलिस्तीन के एनवॉय हैं यूएन के लिए। उन्होंने यूएन के अंदर कहा कि मेरे माँ बाप और मैं फिलिस्तीनी हूँ, लेकिन इजराइल ने मेरे ही मुल्क में मुझे जाने पर पाबंदी लगा रखी है। I was supposed to attend the Central Council in Ramallah. Instead, Israel, after holding me up for 5 hours, denied me entry to my own country that I proudly represent here. I am a Palestinian born in Palestine to Palestinian parents, and I am prohibited from entering my own country. This is a very small part of the collective punishment imposed on all Palestinians and of the denial of our existence and rights as a nation and as individuals. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की सुनवाई के दौरान इंडोनेशिया इजराइल की पोल पट्टी खोल रहा है और इजराइल के वॉर क्राइम्स की लिस्ट पेश कर रहा है। सुनिए और देखिए। Under Article 33 of the 4th Geneva Convention, collective punishment is prohibited, and any policy or practice that imposes collective punishment is a violation of these rules. Israel must therefore ensure that any measure taken in the OPT does not punish the civilian population collectively. The legal principle is clear. Individuals should not suffer for the actions of others. However, the reality speaks a horrible truth. The imposition of a total siege by Israel, cutting off electricity, water, food,
and medicine, punishes the entire civilian population of Gaza for the actions of a few. Statements by high-ranking Israeli officials that assign collective guilt to an entire nation reinforce the conclusion that such measures are intended to punish civilians indiscriminately. This is not only illegal, but morally indefensible. उधर सबवे में बर्तानिया के पुलिस फिलिस्तीनी समर्थकों को, प्रदर्शनकारियों को मार पीट कर गिरफ्तार कर रही है। उधर हंगरी ने अपनी औकात दिखाते हुए कहा है कि हम आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से इसलिए बाहर निकले हैं क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इजराइल के साथ गलत कर रहा है। उधर अमेरिका लगातार यमन पर बमबारी कर रहा है, उसके ताजा तरीन मंजर आपके सामने। मेरे दोस्तों, अमेरिका इराक में पहले ऑपरेशन करता था, लेकिन अमेरिका पीछे हट गया है, जिसके बाद अब इराक के अंदर आतंकवादी संगठन के खिलाफ कदम इराक के अंदर अब फ्रांस उठाएगा। वहीं सीरिया पर इजराइल खतरनाक बमबारी कर रहा है। सीरिया पर इजराइल देखिए। इजराइल सीरिया को टुकड़े टुकड़े कर रहा है। तस्वीर आपके सामने। सीरिया के द्रूज कम्युनिटी के लीडर से इस वक्त इजराइल आधिकारिक मीटिंग कर रहा है। इजराइल के मिनिस्टर ने कहा है, गाजा में जब हम जीत जाएंगे उसके बाद ही हम सऊदी अरब से नॉर्मलाइजेशन करेंगे। ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब प्रेशर बना रहा है कि भाई हमसे प्लीज नॉर्मलाइजेशन कर लो, और हो भी सकता है। मोहम्मद बिन सलमान पर कोई भरोसा भी नहीं है। हिजबुल्लाह के खिलाफ बयानबाजी खुद लेबनान की सरकार ने की है और कहा है कि हमने हिजबुल्लाह के 90% हथियारों को और खुद हिजबुल्लाह को हमने पीछे खदेड़ दिया है और नष्ट कर दिया है। जो हिजबुल्लाह इजराइल के करीब था, हमने उसे 90% निहत्था कर दिया है, उनके हथियारों को जब्त कर लिया है। उधर अमेरिका की मिलिट्री डेलीगेशन लेबनान पहुंची हुई है। खिचड़ी बहुत पक रही है, बहुत पहले से बोल चुका हूं। अमेरिका, सीरिया, तुर्की और लेबनान अब एक हैं। उधर ईरान ने बड़ा कदम इजराइल के खिलाफ उठाया है। इससे इजराइल बुरी तरह से चिढ़ सकता है। इजराइल के एक मूसाद के जासूस को ईरान ने गिरफ्तार किया था, जिसे कल अचानक से ईरान ने फांसी दे दी है, जिसके बाद इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन इजराइल खुद अभी अपनी आग से उलझा हुआ है। उधर अमेरिका ने अब बड़ी खतरनाक बात कही। अमेरिका ने कहा, आधिकारिक तौर पर कहा है कि ईरान के लिए जो डिप्लोमेटिक रास्ता है वो खत्म होता जा रहा है, ईरान को अब जल्दी करना होगा। वहीं मेरे दोस्तों, रशिया और ईरान की हुई बड़ी डील। अब रूस के अंदर जो कंपनियां हैं कार बनाने वाली बड़ी बड़ी, वो कंपनियां अब ईरान में कदम रखेंगी। इजराइल के पूर्व एक अधिकारी ने कहा है, ईरान के अंदर जो चाबहार पोर्ट हादसा हुआ है वो हादसा नहीं हो सकता, जरूर वो प्री प्लान साजिश है। ईरान ने बंदर अब्बास वाले हादसे पर पहला बयान जारी करके कहा है कि अब तक जो हमने जांच की है उससे ये प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो हमला नहीं, वो हादसा है। ईरान के विदेश मंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान और कह दिया कि यूरोप के हम 3 बड़े देशों से बहुत जल्द मीटिंग करने वाले हैं। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। आप देख रहे रजाग्राफी। मैं हूं रजा, रिपोर्टिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। जय हिंद।